रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन का लेक्चर नंबर 5 है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विविध। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित सही कथन है। तो वह तीन कथन जो हैं वह सही हैं संबंधित इससे। पहला है इसे जन उन्मुख होना चाहिए। दूसरा है इसमें सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। और तीसरा जो कथन दिया था अमर्त्य सेन ने वह है विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ये तीन कथन जो है सुझाव दिए थे अमर्त्य सेन ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय कौन सी चीज प्रमुख व्यवसाय नहीं थी? तो वह था पर्यटन। जो पर्यटन था यानी टूरिस्ट, वह जो है प्रमुख व्यवसाय नहीं माना जाता था उस समय का, जब स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भारत की थी, जब ब्रिटिश शासन था भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, तो उनका नाम है प्रोफेसर जे के मेहता। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रोफेसर जे के मेहता, जो कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना की गई, तो वह की गई थी वर्ष 1977 में। कब की गई थी जनगणना पहली बार आर्थिक रूप से? वह भारत में की गई थी आर्थिक जनगणना पहली बार वर्ष 1977 में। चलिए आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, तो वह की थी पीसी महाल नोबिस ने। किसने की थी स्थापना भारतीय सांख्यिकी संस्थान की कोलकाता में? पीसी महाल नोबिस ने। यह आपको पता होना चाहिए कि पीसी महाल नोबिस ने जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता शहर में की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सकल घरेलू बचत में प्रमुख योगदान करता है, तो वह है परिवार। परिवार जो है प्रमुख योगदान करता माना जाता है, मेन कंट्रीब्यूटर माना जाता है सकल घरेलू बचत में। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी? तो वह है सुनाम प्रतिष्ठान। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सुनाम प्रतिष्ठान। यह एक ऐसा लेखांकन का सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यवसाय भी बना रहेगा और काम भी होता रहेगा, और साथ ही साथ जो कोई अगर अंतिम निर्धारित तिथि होगी तो वह भी नहीं होगी। तो उसका नाम है सुनाम प्रतिष्ठान। या इस लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार ये सारी चीजें होंगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम यानी एसबीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो वो है भारत इंटरप्राइजेस। सॉफ्ट बैंक, भारत इंटरप्राइजेस और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, इन तीनों ने मिलकर के जो है एसबीजी क्लिनटेक बनाया है, जो अब आने वाले 10 वर्षों में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों पर जो है $20 बिलियन का निवेश करेगा, इनोवेशन करेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं स्वावलंबन दल। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं स्वावलंबन दल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के उद्देश्य से बनाया जाता है, तो वह है तलपट। तलपट जो है वह गणितीय शुद्धता की जांच के उद्देश्य से बनाया जाता है, किसके लिए? लेखांकन प्रविष्टियों के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण दीजिए, तो वह है चाय बोर्ड। चाय बोर्ड जो है एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है क्रेता एकाधिकार का। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल लेखांकन समीकरण है, तो वह है संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। यह इसका फॉर्मूला है मूल लेखांकन निकालने का। संपत्ति बराबर होगी देयता प्लस इक्विटी। आप देयता को इक्विटी में जोड़ दीजिए, आपकी संपत्ति टोटल निकल के आ जाएगी। यह मूल लेखांकन का समीकरण है, फॉर्मूला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रदेश जिसकी माध्य यानी औसत आयु न्यूनतम है, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो है औसतम आयु जो है न्यूनतम है, यंगेस्ट स्टेट माना गया है भारत का, वह है उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 और इसे कहते हैं द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018 किस मूल्य से ऊपर के मामलों पर लागू होता है? तो वह है 100 करोड़। वह 100 करोड़ के मूल्यों के ऊपर जो है जितने भी केस आते हैं स्कैंडल्स वाले, उन सब पर जो है यह लागू होता है। क्या लागू होता है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम लागू किया गया था? तो वह लागू किया गया था वर्ष 1969 में, 1969 में यह जो है लागू किया गया था, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो वह शहर था लुधियाना, पंजाब। पंजाब राज्य के लुधियाना शहर से जो है 1956 में पहली बार हीरो साइकिल ने शुरुआत की थी अपने दुकान की स्थापना करके, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वह लोकप्रिय होता गया और दुनिया में एक अलग पहचान उसने बना ली हीरो साइकिल ने। तो शुरुआत उसने की थी पहली बार लुधियाना शहर से 1956 में। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेक्सिट है, तो रेक्सिट है रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना। रेक्सिट का मतलब होता है आर एक्सिट, यानी रेक्सिट का मतलब होता है रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो वह है भारत का। भारत का जो ट्रैक्टर बाजार है वह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन है, तो वह है देशों के बीच में लोगों का संचलन। जो कई सारे देशों के बीच लोग जब संचलन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय गमन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर वह देश जिसने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? तो वह है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए। अमेरिका जो है वह देश इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया का जिसने 1 अप्रैल से 31 मार्च की तारीख तक अपना फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष नहीं मनाया था, तो वह है अमेरिका देश। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आर ए फिशर को। फादर ऑफ सांख्यिकी को कहते हैं आर ए फिशर। आर ए फिशर को जो है फादर ऑफ सांख्यिकी कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है सांख्यिकी का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को प्रतिसंतुलित यानी ऑफसेट करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपर्युक्त सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वह दिया गया था डेविड रिकॉर्डो के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यह सिद्धांत दिया गया था डेविड रिकॉर्डो के द्वारा कि बढ़ी हुई सरकारी जो निर्बचत है उसको ऑफसेट यानी प्रतिसंतुलित करने के लिए, ताकि परिवार को जो है बचत का फायदा मिल सके, उसमें वृद्धि हो सके, तो उसके लिए सिद्धांत दिया था डेविड रिकॉर्डो ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, तो वह है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं इसे, और इसे हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। यह आप सभी को पता होना चाहिए। यह एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसी शाखा है अर्थशास्त्र की जिसमें समग्र रूप से जो है अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अनधिमान वक्र यानी इनडिफरेंस कर्व की अवधारणा किसकी नियत पर आधारित है? तो वह है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। किसके यह अवधारणा किसके नियत पर आधारित है? उसका नाम है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर, और वह है इनडिफरेंस कर्व। इसकी अवधारणा जो है अंधिमान वक्र की अवधारणा जो है या इस नियत पर आधारित है, वह नियत है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में दो अंधिमान वक्र, तो वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो जो दो अंधिमान वक्र होते हैं वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। अगर बात करें उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में, तो वह कभी भी जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, अंधिमान वक्र। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझता है? तो वह है अंधिमान वक्र। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अंधिमान वक्र। यह एक ऐसा वक्र होता है
जिसमें सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है और वह सभी बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें जो है उपभोक्ता तटस्थ समझता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, विश्लेषण में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है निर्गत गुणक। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था में निर्गत गुणक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ी हुई सरकार बचत को प्रति संतुलित यानी ऑफसेट करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। तो उपर्युक्त सिद्धांत दिया गया, तो यह दिया गया था डेविड रिकार्डो द्वारा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यह दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा यह सिद्धांत। ऑफसेट करने के लिए जो परिवार को बचत में वृद्धि के लिए जो होता है, वही डेविड रिकार्डो ने दिया था यह सिद्धांत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखित है? तो वह है जॉन मेनार्ड कीन्स। उस अर्थशास्त्री का नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। इसने जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में यह पुस्तक जो है प्रकाशित की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह नियम जो यह वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयां निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित की जाती हैं, वैसे वैसे इसके सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है। तो वह किसी कारक के ह्रासमान प्रतिफल का नियम, वह नियम है किसी कारक के ह्रासमान प्रतिफल का नियम। इसके कारण यह वर्णन किया जाता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयां या निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के साथ नियोजित जब हो जाती हैं, तो वैसे वैसे सीमांत उत्पाद जो है धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो वह नियम है किसी कारक के ह्रासमान प्रतिफल का नियम। यह आपको पता होना चाहिए। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार मूल्य के विभिन्न मानों पर उत्पादन करने के लिए चुनती है, उसे फर्म का कहा जाता है। तो उसे कहते हैं आपूर्ति वक्र। क्या कहते हैं उसे? उस फर्म को कहा जाता है आपूर्ति वक्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने यह कथन दिया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, तो किसे मानते हैं जनक? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी फादर माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का, एडम स्मिथ को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामग्री आवश्यकता योजना यानी एमआरपी का एक आउटपुट है, तो वह है नियोजित आदेश अनुसूची। एमआरपी का एक आउटपुट क्या है? वह है नियोजित आदेश अनुसूची। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जाना जाता है, तो उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स को। जो जॉन मेनार्ड कीन्स है उनको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जाना जाता है अर्थशास्त्र में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी, तो वह है जॉन मेनार्ड नीव्स। देखिए दो तरह की इकोनॉमिक्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये वाली मैक्रो है MACRO और दूसरी वाली होती है MICRO। तो ये है मैक्रो। अब बात मैक्रो की हो रही, माइक्रो की नहीं हो रही, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैक्रो की बात हो रही है यहाँ पे, और जब इसकी बात होगी तो उस वक्त जो है उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो इस वक्त जो किताब लिखी गई थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, वह लिखी थी किसने? उस अर्थशास्त्र का नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। जब भी आएगी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो उस वक्त जॉन मेनार्ड कीन्स का ही नाम आएगा। अगर माइक्रो की आएगी तो कोई और आएगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ रही है तो उस वक्त बात केवल आएगी जॉन मेनार्ड कीन्स की, क्योंकि उन्होंने यह किताब जो है तैयार की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसी के ये लेखक थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क्सिज्म के अनुसार कौन से विकास का तीसरा स्तर है? तो वह है सामंतवाद। सामंतवाद जो है तीसरा स्तर यानी थर्ड लेवल है विकास का, यानी डेवलपमेंट का थर्ड लेवल माना गया है सामंतवाद को मार्क्सिज्म के अनुसार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ सह विद्यमान होते हैं, तो वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? तो वह है पूंजीवादी। क्या है वह है पूंजीवादी। जो पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है उसमें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक होते हैं। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो वह है मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जो है वर्णित किया जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था को, अगर उचित रूप से बात करें तो। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है, तो वह है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग यानी पार्टनरशिप। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग या संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो वह किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। किसने किया था प्रतिपादित गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था गांधीवादी समाजवाद का। किससे अवसंरचनात्मक विकास के मामले में भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो वह है रेलवे। जो रेलवे से जुड़ा हुआ जो बात होती है तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था अवसंरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन के वक्त भारत ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा किया गया था, तो वह है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जो है यह किया गया था पहली बार मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुर्बल वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र है, तो वह है स्वयं सहायता समूह। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यानी स्वयं सहायता समूह, उनके लिए जो है दुर्बल वर्ग श्रेणी के अंतर्गत जो है प्राथमिकता दी गई है केवल इन्हीं समूहों को कि ऋणों के अंतर्गत ऋण लेने का पात्र इन्हें माना गया है, स्वयं सहायता समूह को। चलिए यार आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती यानी स्लम क्षेत्र है, तो वह है धारावी और यह पड़ता है मुंबई शहर में। सबसे बड़ा स्लम है पूरे भारत का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी में, जो कि मुंबई शहर में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM और नीति आयोग ने किसके सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप यानी CIF लॉन्च की, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है? तो वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह लॉन्च किया था किसने? एम और नीति आयोग के सहयोग से जो है CIF ने लॉन्च किया था या UNDP प्रोग्राम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने सिक्के की दशमलव प्रणाली को बदला, वह बदला था अप्रैल 1957 में। कब बदला था इसको? दशमलव प्रणाली को सिक्के में बदला था भारत ने अप्रैल महीने में सन 1957 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प की मुख्य विशेषता है, तो वह है अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। क्या विशेषता है माई स्टैम्प की? कि अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प को प्राप्त करो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना यानी HRIDAY हृदय जिसे कहते हैं के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया है? तो वह है 12। भारत में कुल 12 शहरों का चयन किया गया था हृदय के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास के लिए। हृदय मतलब होता है राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है भारत में 12 धरोहर शहरों को चयन में लिया गया था, चुना गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम इनमें से किसके संवर्धन से करने से संबंधित है? तो वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी
का संवर्धन से संबंधित है, या इंस्पायर का कार्यक्रम, जिसे भारत सरकार ने 2008 में दिसंबर महीने में इसका शुभारंभ किया था। तो वह किया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किससे संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया? तो वह है आदिवासी प्रवासी श्रमिकों, जो आदिवासी मूल के प्रवासी श्रमिक हैं उनसे संबंधित जो है डेटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने किया था यह। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो वह है MPLADS। MPLADS यानी एम्प्लैट्स नाम की यह स्कीम है जिसने भारत सरकार ने शुरू की थी। और यह किस वजह से शुरू की थी? ताकि सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य में सक्षम बनाया जा सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना की गई। तो वह की गई थी फरवरी 2003 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? फरवरी 2003 में जो है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना की थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु शुरुआत की गई थी। तो वह की गई थी सेतु भारतम परियोजना की। वह शुरुआत की थी किस परियोजना ने? सेतु भारतम परियोजना ने इसकी शुरुआत की थी मार्च 2016 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लब ऑफ रोम यानी क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन किया गया था। तो वह किया गया था सन 1972 में। कब किया गया था? सन 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो उस संस्था का नाम है सिडबी। उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है सिडबी। इसने शुरुआत की थी उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम की। यह आपको पता होना चाहिए कि किस संस्था ने शुरुआत की थी। उस संस्था का नाम था सिडबी। सिडबी ने जो है उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम की शुरुआत भारत में की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। तो वह है दिशा। दिशा जो है एक संचालित पहल के रूप में निकल के आई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में NSSO किसके मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कौन से मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है? तो वह है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यह भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है। इसके अधीन जो है NSSO जो है अपना कार्य यानी अपना काम करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह भारतीय राज्य जिसमें अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। तो वह है मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है पूरे भारत का जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। वहां पर अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। चलिए आते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी प्लेटफॉर्मों पर RXIL ट्रेड्स पर समव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी PSE है। तो वह है HAL। क्या नाम है उसका? उसका नाम है HAL। यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी PSE है।